इट वॉज ए मेजर ऑपरेशन। ठीक। तो सबसे मेजर वो जो चीज़ थी वो तो निकल गई। उन्होंने मुझे ट्यूमर वगैरह जो निकाला उन्होंने, जो इसका बोन था वो निकाल के दांतों के साथ ही वो दिखाया मुझे। तो 11 घंटे इसको पूरे लग गए। बिल जो आया वो हमारा 6.5 लाख का आया। ठीक। मेरे पास कितने हैं? 4 लाख। 4 लाख। अब मैं 2.5 लाख कहाँ से लेके आऊँ? ठीक। पर इन सब के अंदर मेरा क्वेश्चन एक ही है कि प्रशासन ने हमारे लिए क्या किया, सरकार ने क्या किया? सरकार ने हमारे लिए क्या किया? जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी, एक पीछे हमारी जो गवर्नमेंट थी महबूबा मुफ्ती की, उसने इंश्योरेंस कर रखा था इन लोगों का, वो तक हटा दिया। ये मैं तो यही कहूँगा कि आज की डेट के अंदर जितने मर्जी बड़े बड़े हाउसेस हो जाएं, पर उनका दिल जो है ना वो वाकई बहुत छोटा हो चुका है। वो केवल और केवल ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ओके अमन, हाँ मुझे पता है, मैं जानता हूँ, मैंने कईयों को फ़ोन किया, मैं नाम नहीं लूँगा। अमन ने ही मुझे बोला कि आप इनको फ़ोन कर लीजिए, इनको फ़ोन कर लीजिए, ये बीजेपी में है, ये फलाने में है, ये इसमें है। तो मैंने इसके कहने पे किया तो सही, पर मुझे पता था कि वहाँ से मुझे रिस्पांस वैसा नहीं मिलेगा। हमने बीजेपी के जो हेड हैं उनसे भी अप्रोच करने की कोशिश की, जो जम्मू में देखते हैं, जो हमारे मतलब जम्मू के विभाग को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा। वहाँ तक भी हमने फाइल चलाई, वो सब कुछ देख सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, बट उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं। क्या पीएमओ का कुछ भी नहीं आता क्या? कोई भी ग्रांट कोई कुछ नहीं आती? ये लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, कोरोना से फाइट कर रहे हैं, मिलिटेंसी से फाइट कर रहे हैं, हर कहीं से कोई पता नहीं कहाँ से गोली आ जाएगी। जब ये माइक पकड़ने की ताकत हमारे हाथों की ख़त्म हो जाती है, जब कैमरे से फ़ोटो खींचने की हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, और जब माइक पर बोलने की हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, आपके लिए हम आपके खाते से ख़त्म हो जाते हैं। एक पत्रकार के परिवार के लिए पत्रकार का बीमार होना और बीमार होने के बाद घर बैठ जाना, आपके घर में भी अगर आपका कोई बच्चा बीमार हो जाए और घर बैठ जाए तो माँ बाप बहुत परेशान होते हैं। परेशानी इस बात की होती है कि जिसको उन्होंने अपने सामने काम करते हुए, दौड़ते फिरते, दौड़ते भागते देखा, अचानक वो एक कमरे में बंद होकर बैठ गया। बैठना नहीं चाहता, वो बीमार हो गया। मेरे साथ अमित शर्मा हैं, ये अमन के भाई, बड़े भाई हैं। अमित जी, मुझे ये बताइएगा कि जब आपको ये पता चला कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, शुरुआत कैसे हुई थी, पता कैसे चला था आपको? देखिए, शुरुआत ऐसे हुई कि ये एक दिन मेरे पास आया, कह रहा कि भैया कोरोना चल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, बिकॉज मेरे ना राइट साइड में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है दांत के अंदर। मैंने कहा देख, ये प्रॉब्लम हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड, तो तू एक काम कर, ये कोई मेडिसिन वगैरह जो है, पेन किलर वगैरह ले ले। तो इसने ले ली। वो दिन निकलते गए। अब ड्यू टू कोरोना कोई भी डॉक्टर प्रॉपरली बैठ नहीं रहा, कोई भी, आपको पता ही है कि कोई भी, हम भी लोग जाने से डर रहे थे कि कोरोना ना आ जाए। और ये तो फील्ड में था, और हर समय तो इसके ऊपर यही डर रहता था, क्योंकि इसकी जॉब भी कोरोना के काल में ही चली गई। जैसे ये स्टार्टिंग हुई थी तो इसको जेके में ये उसमें था, ग्रेटर जम्मू में था, तो वहाँ पे मतलब ही लॉस्ट हिज जॉब ड्यू टू कोरोना ओनली, बिकॉज कि 5 दिन ये थोड़ा सा बीमार हुआ, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, अब छोटी सी बात है, चाहे गवर्नमेंट प्ली कर रही है, बोल रही है, लेकिन देखो आपको भी पता है कि ये लाला जो कंपनीज होंगी या कुछ भी होंगी, तो उनको अपना देखना होता है। ठीक। तो अब ये वहाँ से थोड़ा सा डर गया हुआ था कि कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैं डॉक्टर को कैसे दिखाऊं। फिर भी इसने हिम्मत की, जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये सितंबर में डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर ने इसको कहा कि आप आ जाओ शाम को, या फिर 2-3 दिन बाद उसको बुलाया था। तो ये गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपकी ना ये जो मुझे उसने चेकअप किया, उसने कहा मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिख रही है, इसकी बायोप्सी करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा और घबरा गया कि बायोप्सी क्यों करनी पड़ेगी। तो फिर अक्टूबर के महीने, मतलब ये पूरा जो एपिसोड फिर शुरू हुआ,
हम गए सेकंड ओपिनियन के लिए। वहाँ पे उन्होंने कहा नहीं इट्स अ माउथ अल्सर, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं है, तो हम थोड़ा सा आपको दवाई वगैरह देंगे, मेरे को जहाँ तक लगता है हो जाएगा ठीक। वो ठीक की बजाय क्या हो गया कि वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया, बढ़ गया। फिर दोबारा हम उसी डॉक्टर के पास गए, तो उसने कहा मैं आपने थोड़ा सा देर कर दिया, तो अब तो ये मेरे हाथ से भी निकल गया है, अब आपको बाहर जाना चाहिए। जम्मू में इस चीज़ का कोई इलाज नहीं। इनके एक फ्रेंड है जो क्लासमेट भी रहा है, डॉक्टर रितेश, वो हमारे जो यहाँ डेंटल कॉलेज है वहाँ पे हैं, तो वो उनसे इनकी बात हुई, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप मेरे पास आओ। ही वेंट देयर, वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया, जो वहाँ के सीनियर HOD हैं उनको दिखाया। फिर बाहर से उन्होंने जो भी कहा कि MRI करवा दीजिए, पहले तो CT स्कैन वगैरह करने के लिए बोला गया, तो वो करवाया, वहाँ पे कुछ नहीं आया। फिर लास्ट में MRI करवाई, क्योंकि वो बायोप्सी करना नहीं चाह रहे थे बिकॉज ऑफ दैट कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी, वो जगह काफ़ी ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, ब्लड वगैरह बीच में आना शुरू हो गया था। जैसे MRI कराई तो उन्होंने कहा जी कुछ तो गड़बड़ है, इट्स अ ट्यूमर। एंड ऑल जितने भी हमारे जम्मू के डॉक्टर हैं उन्होंने ये बोला कि यू हैव टू मूव आउट, क्योंकि वी डोंट हैव दैट मच इक्विपमेंट्स, तो वो हमारे पास है नहीं है, तो आपको बेटर रहेगा कि आप इसको बाहर ले जाओ। मुझे बताएं, जैसे आप कह रहे हैं कि जब आपको ये कहा गया कि बेटर है कि आप इसको बाहर लेकर चले जाएं, तो जहन में क्या आ रहा था? उस समय जो इसकी हालत थी, उस समय तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम जम्मू में इतने बड़े शहर को, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास बहुत फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं, सब कुछ है, तो आज भी हम खाली हाथ बैठे हुए हैं। मतलब हमारे पास तो ये नहीं था कि हम करें क्या, वी वर एम्प्टी हैंड्स, हमारे पास पैसा था। मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि भाई अगर मुझे पहले पता चला होता तो शायद कम खर्चे में काम हो जाता। correct. अब जाहिर सी बात है, अब ये मामला तो बढ़ गया है, और अगर हम किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो एडमिशन पर ही आपको 50-60 हज़ार रुपया भरना पड़ता है, और उसके बाद अगर परिजन को कोई परेशानी वहाँ पे और हो जाए तो फिर आखिरी दिन जो वो आपको बिल पकड़ाते हैं वो कोई 5-6 लाख से कम नहीं होता। तो इसीलिए मैंने पूछा कि एक मिडिल क्लास फैमिली आप भी हैं, तो क्या जहन में आ रहा था और क्या कुछ आप सोच रहे थे, और आप अपने भाई को देख रहे थे, और क्या उस वक्त सबसे बड़ी थॉट क्या आपके और आपके भाई के जहन में थी? मैं वही आपको बताने वाला था कि वी वर एम्प्टी हैंड्स, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। कोरोना काल में एक तो उसकी जॉब चली गई, जॉब जाने के बाद आप समझ सकते हैं कि घर पे वैसे क्या खर्चा नहीं होता। अगर 5 से 6 या 7 हज़ार रुपया कमाने वाला इंसान कैसे वो सरवाइव कर सकता है, कि मतलब वो सोच भी सकता है कि इतना बड़ा वो स्टेप ले ले। हमारे पास कोई पैसा नहीं था। फिर हमारे पास ये भी नहीं था कि हम जाएं कहाँ। उन्होंने तो बोल दिया राजीव गांधी ले जाओ, टाटा मेमोरियल बॉम्बे ले जाओ, वेदांता ले जाओ। छोटे हाउसेस तो कोई है ही नहीं, आपको भी पता है कोई छोटा हाउस नहीं है। ये जैसे आपने मुझे बताया, और उस समय हमारा भी यही हाल हो गया कि हम मतलब सोच रहे थे कि क्या करें अब। तो 10 दिन हमारे को लग गए इसी चीज़ को सोचने में कि जाएं कहाँ। तो और उसके बाद आप परिवार के साथ भी कंसल्टेशन, सब कि भाई चलता थोड़े रहा। पैसे आप दे दो, थोड़े आप दे दो, थोड़े आप दे दो। अभी ये चीज़ नहीं हुई थी, अभी ये हुआ था करें क्या। ठीक है, इन द मीन टाइम हमारे ही किसी रिश्तेदार ने बोला कि आप एक जगह और दिखा लो। तो फिर हमने डॉक्टर मैंगी हैं यहाँ पे, उनको दिखाया, और उन्होंने हमारे को गाइड किया कि आप BLK जा सकते हो। जब उन्होंने BLK का नाम लिया तो वो थोड़ा सा हमारे लिए क्यों फिजिबल हो गया, बिकॉज कुछ दिन पहले ही इनकी जो मासी सास हैं तो वो वहाँ पे गई थी और वहाँ से वो क्योर होके आई थी। तो हमारे लिए एक ना इंसाइट मिला हमारे को, वो आशा की एक किरण। फिर हमने वहाँ से कांटेक्ट किया, डॉक्टर से कांटेक्ट किया, तो डॉक्टर्स ने कहा कि देखिए इसका जो खर्चा है वो तकरीबन 8 लाख के आसपास है। जब हमने 8 लाख सुना तो हमारा तो हवाइयाँ उड़ गई कि ये तो अब पॉसिबल नहीं है, तो ये तो अब मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइवल कैसे होगा। अच्छा, ऊपर से आप बड़े भाई हैं, आपने इसका पूरा बचपन देखा है, सब कुछ देखा है। तो मैं तो ये सोचने लग गया यार, मतलब अब मैं करूँ तो करूँ क्या, कि ठीक है हमने एक टास्क ले लिया, सब कुछ कर दिया, ये तो 8 लाख बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे थे 1-1.5-2 लाख होगा। 2 लाख, हमने कहा 2 लाख तो चलो हम आगे पीछे से करके कर लेंगे, बट 8 लाख रुपया
जो एक इंसान 7,000 रुपया कमा रहा है तो वो 8 लाख रुपया या 5,000 रुपया कमाता है, 7,000 कमाता है, जिससे वो मतलब 2,000 किसी से लेता है, 2,000 किसी से लेता है, 2,000 किसी से लेता है। एक तो मेजर उसकी मेन जॉब चली गई, 7 से वो सीधा 5,000 पे आ गया। ठीक है, तो आप ये देखिए कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। ऊपर से मुसीबत ये है कि इस पत्रकारिता के इन पत्रकारों की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि अगर 8 लाख एक साथ लाना है, बैंक कहता है कि भैया तुम्हें नहीं दे सकते कि क्योंकि तुम लोग वापस नहीं देते। जिसके यहाँ हम काम करते हैं वो कहता है कि तुम्हें इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि तुम्हारा पता नहीं नौकरी छोड़ के कब चले जाओगे। और उसके बाद मालिक ये चाहता है कि आप मुझ पे पूरा विश्वास करें, लेकिन मालिक हम पे पूरा विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। और आखिरी मोमेंट पर आप अगर अपना रोना भी रोएं और जाकर सब कुछ कह भी दें कि जनाब आप मेरी तकलीफ़ को, मेरे दर्द को, मेरी इस परेशानी को समझें, तो वो भी कोई समझने के लिए तैयार नहीं समझते, कोई नहीं समझता। ये आप अच्छी भली भांति आपने शब्द मेरे मुंह से निकाल के अपने मुंह में जो डाले हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगे। देखिए, ये चीज़ तो जग जाहिर है, जो चल रहा है, जो भाग रहा है, उसको सब सलाम करेंगे। अगर ज़रा सा कोई रुक गया तो वो रुक क्यों गया, पहले तो ये बता। अब ये चीज़ जो हमारे साथ हुई, हमारे लिए समझो एक मिरेकल सा ये हो गया कि अब 8 लाख रुपया ये नहीं, हमारे पास 8 लाख रुपया नहीं था। हाँ, अब कहाँ से आया? अब क्या हुआ कि बाई चांस इनके मतलब पहले भी देखो कुछ थोड़ा बहुत होता रहता है, इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो जो इनकी मिसेज हैं उनके पास थोड़ा सा सोना पड़ा हुआ था, तो वो गए, उन्होंने कैसे भी करके 2 लाख रुपया इकट्ठा किया। सबसे पहले वो 2 लाख रुपए लेके हम निकल गए। राइट। अब हमारे को नहीं पता था कि वहाँ होगा क्या, क्योंकि डॉक्टर ने तो कहा इट्स नेसेसरी, आपको आज ही निकल जाना चाहिए दिल्ली के लिए। बीएल के हम और कोरोना काल में आप दिल्ली जा रहे हैं। कोरोना काल में मैंने गाड़ी मांगी किसी से, ठीक है, मैंने कहा यार मुझे गाड़ी चाहिए, और वो गाड़ी कोई और नहीं है, मेरे इन लॉज हैं, मेरे और इसके इन लॉज एक ही हैं। अच्छा, ठीक है। तो अब इन लॉज से हमने कहा कि आपके पास गाड़ी है, आप प्लीज़ दे दीजिए। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, वो तो नेचुरली दे आर बाउंड कि यार हमारी बेटी का जो है अपना घर ही है, वो तो कोई है नहीं। उन्होंने 1 सेकंड नहीं लगाया, हमारे को गाड़ी दी। हम रातों रात जो है वो यहाँ 14th ऑफ नवंबर हम यहाँ से निकल गए। दिवाली वाला दिन था, तो हमारे लिए दिवाली तो थी कोई भी नहीं, तो हम तो ये सोच ही नहीं रहे थे। हमारा तो ये था कि बंदा हमारा बचना चाहिए, मेरा छोटा भाई मीन्स छोटा बच्चे की तरह मैंने उसको पाला हुआ। अकेला मैं यहाँ से निकल गया, नोबडी एल्स। क्यों? कोरोना था, तो मैंने किसी को भी प्रेफर नहीं किया कि कोई और जाए, आप और आपका छोटा भाई, बस दैट्स ऑल। उसके बाद जब हम वहाँ गए तो सबसे पहले आपको पता ही है कि उन्होंने बायोप्सी वगैरह जो भी करना था, दैट वाज ए स्टार्ट, कि वो पैसा कैसे निकलना शुरू हुआ पानी की तरह, हमें खुद ही नहीं पता लगे। एक के बाद एक टेस्ट, एक के बाद एक इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, हमारे को वो इन्फॉर्मेशन देनी है। आफ्टर दैट दे सेड अस कि हमने उनको बोला कि हमारे पास पैसा इतना नहीं है, अगर आप बोलो कि 8 लाख रुपए, वी आर नॉट हैविंग दैट, तो क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर दबास एंड डॉक्टर अश्विनी, इन दोनों ने हमारे को बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने कहा आप देखो, हमारे लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो पर्सन है वो बचना चाहिए। ठीक। तो डियर इतना तो नहीं कर पाएंगे, बट जो कर सकेंगे करेंगे, जो डिस्काउंट दे सकेंगे हम देंगे। वो हमारे को बहुत ज़्यादा हौसला मिला उस चीज़ का, हिम्मत मिल गई कि यार ठीक है, डॉक्टर्स बोल रहे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारा मोरल हाई किया है, लेट इट बी। वी वेंट फॉर दैट। तो सबसे पहले आ गया जी, हमने बोल तो दिया, अब वो कहते पैसा जमा कराओ। मैंने कहा जी मेरे पास पैसा कहाँ से है अभी, तो कहते, फिर उन्होंने कहा कि आपको 50,000 तो जमा कराना ही पड़ेगा, ये हमारी एडमिशन चार्जेस हैं। ठीक। वो मैंने कराए। तो फिर वहाँ पे हमारे डॉक्टर जो थे धीरज BLK में, तो वो तो हमारे नोन है थोड़े से, तो उन्होंने क्या किया, सारा ये सिस्टम संभाला। उन्होंने कहा कि इनके 50,000 जमा करो और इनका ऑपरेशन करो। ठीक। अब ऑपरेशन तो चलो, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाएगा अमित जी, ऑपरेशन नहीं रुकेगा बंदे का। ठीक। और मैं करा के रहूँगा। ठीक। 18th ऑफ नवंबर ये ऑपरेशन के लिए चला गया सुबह 7 बजे। जो उन्होंने बोला, जैसे बोला वैसे ऑपरेशन हो गया। ठीक।
अब नेचुरली आपको भी पता है कि जैसे ही ऑपरेशन हुआ तो वो मेरे पर प्रेशर आ जाएगा। हाँ कि भाई पैसा। तो एडमिट ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन था उनका, उन्होंने नेचुरली मुझे कॉल किया कि आप पैसा जमा कराइए क्योंकि ऑपरेशन हो गया है, सक्सेसफुल है। 11 घंटे लगे इसके ऑपरेशन में। इट्स नॉट ए स्मॉल टास्क, तो इट वाज ए मेजर ऑपरेशन। ठीक। तो सबसे मेजर वो जो चीज़ थी वो तो निकल गई। उन्होंने मुझे ट्यूमर वगैरह जो निकाला उन्होंने, जो इसका बोन था वो निकाल के दांतों के साथ ही वो दिखाया मुझे। उसके बाद प्लास्टिक सर्जन का काम था, प्लास्टिक सर्जन ने अपनी काम किया। तो 11 घंटे इसको पूरे लग गए। ठीक। आफ्टर दैट जब मैंने इसको देखा, मैं तो मतलब जिसे कहते हैं ना कि मेरे आंसू नहीं निकले होंगे, बट मतलब अंदर से मैं रो पड़ा कि अच्छा खेलता हुआ मैं उसको लेके आया था और व्हाट ही इज़ डूइंग नाउ। इन द मीन टाइम मेरे पास एक कॉल आई, उनका नाम था सोहन। तो मैं बैठा हुआ था वहाँ पे। भैया क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे बात है। वो क्या, अमन का क्या हाल है? मैंने कहा अमन का हाल ऐसे ही है, अभी ऑपरेशन हो गया है, आप चिंता मत करना कोई भी। बस इतनी बात उसने बोली, कुछ भी होगा मुझे बताना, ठीक है। थोड़ी देर बाद, समझो 1 दिन के बाद ही, नेक्स्ट डे मेरे पास कॉल आती है कि हमने 30,000 रुपीज़ जमा करा दिए हैं। ठीक। ओके। फिर रिलेटिव्स का फ़ोन आने लग गए। जब पता लगा तो सभी रिलेटिव्स ने इतनी मदद की हमारी, हर एक का फ़ोन आने लग गया हमारे को। तो आई वॉज नॉट अवेयर कि मतलब ऐसा भी हो सकता है लाइफ के अंदर कि जिन लोगों को हम कहते रहते हैं ठीक है यार अपने रिलेटिव्स तो हैं, पर हम उनसे कोई भी मदद नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ दैट कि ठीक है ओके यार, दे आर ऑल्सो हैव। और कई बार ये होता है कि मन मुटाव भी होता है कि भाई इससे छोटी मोटी बातें भी हो जाती हैं। हो जाती है, पर ऐसा नहीं है। सब ने उस चीज़ को, किसी ने कोई मद्देनजर नहीं रखा, सब ने बढ़ चढ़कर अपना वो किया। मुझे पता नहीं लगा कब 4 लाख रुपया मेरे अकाउंट में आ गया। सबके, ये सब खाली वो नहीं है, इवन इन्होंने ये तक भी करवाया कि कुछ एसोसिएट्स थे इनके जो मतलब मैं ये कह सकता हूँ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी है, ऐसा मैं गवर्नमेंट नहीं कह सकते उसको, NGOs कह सकते हैं, उससे भी उन्होंने थोड़ी बहुत ये इमरान भाई हो गए, हमारे अफजल शाह हो गए, फिर अंकुर जी हो गए, एंड सेवा एंड सोहन, इन सब ने मिल के वो जो भी अरेंजमेंट कर सकते थे, मेरे को जहाँ तक लगता है कि अभी तक उन्होंने 2 लाख रुपया मेरे को उस टाइम प्रोवाइड करवा दिया, और कुछ बाहर से भी आ गया। अब जी हमारा सारा जब ये सब हो गया एपिसोड, तो मुझे नेचुरली उसको डिस्चार्ज करना था। अब मेरे हाथ पैर वहाँ फूलने लग गए कि ये कह रहे हैं डिस्चार्ज करना है, तो मैं करूँ कैसे? ठीक। उसका रीज़न ये कि था कि ही वॉज नॉट, मेरे को वो दिख नहीं रहा था कि मैं उसको पाइप लगी हुई है, उसको फीडिंग देनी है। मैंने आज तक कभी फीडिंग दी नहीं है, मुझे पता ही नहीं है जिस चीज़ के लिए। वो तो डॉक्टर्स या नर्सेज दे आर मच अवेयर अबाउट दैट थिंग। तो अब क्या हुआ कि उन्होंने मुझे बोला मंडे को आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है ओके, लेकिन मंडे को इसकी हालत देख के मैं थोड़ा सा घबरा गया। मैं डॉक्टर के पास गया, मैं आज नहीं कर पाऊँगा, आप देख लीजिए कल करते हैं। खैर डॉक्टर की अपनी थोड़ी सी होती हैं, उसने कहा कि देखिए आज कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मैंने उनको प्ली किया तो उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि आप एक तो फाइनेंशियल आप प्रॉब्लम में हैं, ऊपर से आपको पता ही है कि खर्चा पर डे कितना पड़ता है, तो इसीलिए वो शायद इसीलिए वो मुझे बोल रहे थे कि आज ही कर लीजिए। ठीक। पर हमने एक दिन और लिया, नेक्स्ट डे हमने वहाँ से डिस्चार्ज लिया। डिस्चार्ज लेके जब बिल आया तो अगेन वॉज ए न्यू टास्क फॉर मी। अब मैं क्या करूं? बिल जो आया वो हमारा 6.5 लाख का आया। ठीक। मेरे पास कितने हैं? 4 लाख। 4 लाख। अब मैं 2.5 लाख कहाँ से लेके आऊँ? ठीक। तो फिर मैं गया उनके पास, डॉक्टर के पास। मैंने कहा आपसे बोला था, आप, उन्होंने कहा हमने ऑलरेडी आपके लिए कर दिया, जो आपसे एस्टिमेशन हमने दिया था उससे हमने काफ़ी कम कर दिया। उन्होंने हमारी ये भी मदद की कि दे आस्क्ड अस टू अरेंज मेडिसिन फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, उसमें भी दे कॉल्ड अप सम मेडिकल काउंटर, ठीक है, मेडिकल स्टोर, तो उन्होंने कहा हेल्प कर दीजिए। वहाँ से भी हमारे को थोड़ा बहुत मदद उन्होंने करवाई। देन अगेन डॉक्टर अश्विनी वेंट, उन्होंने फिर अपने मैनेजमेंट से बात करी, तो ही मैनेज टू गेट 1 लाख रुपीज़ डिस्काउंट मोर।
तो दैट वाज मतलब वो हमारे लिए एक समझो मैं ये कह सकता हूँ कि एक मिरेकल वाली बात हो गई एंड ए थैंकफुल सिचुएशन फॉर दैट पर डॉक्टर ऑल्सो कि ठीक है ओके मैं नहीं कहता कि हो सकता है कोई भी पैरामीटर्स हों कुछ भी हो बट दे डिड देयर वेल ठीक एंड और ऑपरेशन जो किया उन्होंने दैट वाज आल्सो ए वेरी गुड ऑपरेशन सक्सेसफुल ऑपरेशन उन्होंने किया तो दीज आर द पीपल डॉक्टर्स आर आल्सो देयर दे आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स और आपको भी पता है बीएल के छोटा तो है नहीं है और वहाँ उनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो सब उसको उन्होंने मैनेज फिर भी किया ठीक आफ्टर दैट कुछ दिन हमें वहाँ रहना पड़ा और फॉलोअप्स के लिए फॉलोअप्स लेने के बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं दिल्ली में नहीं रह पाऊँगा एक तो कोरोना बढ़ता जा रहा है आपको पता ही है कि डे बाय डे हम सुन ही रहे हैं इस चीज़ को तो उन्होंने कहा ठीक है ओके आप 1 वीक और रुक के तो उसमें भी हमारे जो इसका ब्रदर इन लॉ है वो दिल्ली में ही है वो भी पत्रकार है तो उसने अपने कुछ भाई बंधुओं से बात करी और हमारे को अकोमोडेशन दिलवा दिया ठीक तो वो भी हमारे लिए एक सोहन ने भी कुछ दिन के लिए हमारे वहाँ पे राजू जी हैं उनसे अकोमोडेशन दिलवाया हम 3-4 दिन वहाँ पे रुके 3-4 दिन 2 हफ्ते हम कहीं और रुके वो सब ने हमारी बहुत मदद की पर इन सब के अंदर मेरा क्वेश्चन एक ही है कि प्रशासन ने हमारे लिए क्या किया सरकार ने क्या किया सरकार ने हमारे लिए क्या किया जो एक सबसे बड़ी चीज़ थी एक पीछे हमारी जो गवर्नमेंट थी महबूबा मुफ्ती की उसने इंश्योरेंस कर रखा था इन लोगों का वो तक हटा दिया अगर उसमें इस पर आऊँगा लेकिन आपसे एक चीज़ और बहुत सारे लोग डॉक्टर्स को लेकर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं आपसे अगर आज मैं पूछूं कि बीएलके में जिस तरीके से जो मोहब्बत आपको डॉक्टरों ने दी और आज के इस 21st सेंचुरी में 21वीं सदी के ज़माने में जहाँ किसी कॉरपोरेट हॉस्पिटल में या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आप घुसते हैं वहाँ पर आपको अगर कोई 10,000 रुपये की कंसेशन दे दे या रिबेट दे दे तो उसका चर्चा हो जाता है अगर इतनी रिबेट कोई डॉक्टर आपके लिए मैनेज करता है और इतनी मोहब्बत और इतनी शफकत के साथ सारे डॉक्टर्स जो हैं अमन की देखरेख करते हैं तो आप क्या समझते हैं कि हम जिस नज़रिए से डॉक्टर्स को देखते हैं क्या देखना चाहिए डॉक्टर्स को देखने का नज़रिया हमारा देखिए एक ही चीज़ आ जाती है कि सबसे चीज़ मैं ये बोलता हूँ इसके अंदर कि आप किन हैंड्स में हो सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि हर डॉक्टर एक जैसा नहीं हर पर्सन एक जैसा नहीं ठीक है ये आपको भी पता है पर ये करिश्मा ही था कुछ ये जो भी कह लो हम ये कह रहे थे कि हमारा शायद नसीब अच्छा था जो ऊपर वाले ने हमारे को एक के बाद ऐसे लोग वो मिलाता गया जो हमारा कार्य को अंजाम देने में हमारी मदद करता है। एक और चीज़ अमित जी आपसे जिन पत्रकारों के आपने नाम लिए जिन फोटो जर्नलिस्टों के आपने नाम लिए आपने इमरान का नाम लिया आपने बाकी लोगों सोहन का नाम लिया ये भी मिडिल क्लास फैमिलियों से आते हैं हाँ ये भी उन घरों से आते हैं जो घर मिडिल क्लास हैं कमज़ोर हैं जिन्हें जाहिर सी बात है अगर घर में भगवान न करे अल्लाह न करे किसी वक्त कोई बीमार हो जाता है तो ज़बरदस्त परेशानी इनको भी होती है जिस तरह की मदद इन लोगों ने की क्या कहेंगे वो बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनके पास धनराशि भी बहुत ज़्यादा है जो मदद कर भी सकते थे जो सामने आ भी सकते थे क्यों नहीं आए क्या उन्हें खबर नहीं थी मालूम नहीं था या आपको लगता है कि दिल इन्हीं छोटे छोटे कच्चे मकानों में कच्चे घरों में रहते हैं देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आज की डेट के अंदर जितने मर्जी बड़े बड़े हाउसेस हो जाएं पर उनका दिल जो है ना वो वाकई बहुत छोटा हो चुका है वो केवल और केवल ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ओके अमन हाँ मुझे पता है मैं जानता हूँ मैंने कईयों को फ़ोन किया मैं नाम नहीं लूँगा अमन ने ही मुझे बोला कि आप इनको फ़ोन कर लीजिए इनको फ़ोन कर लीजिए ये बीजेपी में है ये फ़लाने में है ये इसमें है तो मैंने इसके कहने पे किया तो सही पर मुझे पता था कि वहाँ से मुझे रिस्पांस वैसा नहीं मिलेगा हमने बीजेपी के जो हेड हैं उनसे भी अप्रोच करने की कोशिश की जो जम्मू में देखते हैं जो हमारे मतलब जम्मू के विभाग को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है तो मैं उनका नाम भी नहीं लूँगा वहाँ तक भी हमने फाइल चलाई वो सब कुछ देख सकते थे सब कुछ कर सकते थे बट उन्होंने क्या किया कुछ भी नहीं क्या पीएमओ का कुछ भी नहीं आता क्या कोई भी ग्रांट कोई कुछ नहीं आती अमित जी वो कहते हैं हम सिफारिश किसी की नहीं करते हाँ हम सिफारिश किसने कहा आपको करने के लिए आपको पता है कि एक बंदा आपके साथ चल रहा है और वो भी पत्रकार क्या उसने आपके साथ कभी भी चलने के लिए मना किया
आपने रात को बुलाया, वो रात को आया, वो रात को 12 बजे भी कहीं घर में आता था। जब आप अमन की बात कर रहे हैं तो आप सभी पत्रकारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक पत्रकार को रात, अगर आप मुझे रात को 12 बजे बुलाते हैं तो आप अमन को बुलाते हैं, अगर आप इमरान को रात को 12 बजे बुलाते हैं तो आप अमन को बुलाते हैं, क्योंकि हम एक ही बिरादरी के हैं। आप हमें दो अलग अलग भागों में बांटकर नहीं देख सकते। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं लगता कि सरकार जो है पत्रकारों को लेकर सोचना ही नहीं चाहती? वो पत्रकार को वैसे सोचना चाहती है कि जो पत्रकार उनके लिए काम कर रहा है तो वो तो बहुत बढ़िया, अगर वो थोड़ा सा कुछ बोल देगा ना तो वो कहेंगे अरे ये तो डेमोक्रेसी नहीं है ना, यहाँ तो डिक्टेटरशिप आ गई है अब, है ना। तो वो चीज़ है। मैं पत्रकार की खाली बात नहीं कर रहा, मैं तो एक आम जनता की बात कर रहा हूँ। आप चलो ठीक है, आपने बोल दिया आयुष्मान कार्ड बना दिया, हमने सब कुछ बनाया, राइट, अब बन गया ना। तो आप मुझे बताइए कि अभी क्या ये एक ही कार्य है? जब मुझे जाना होगा उसके लिए अप्रूवल नहीं लेना होगा, तो अप्रूवल लेने के लिए मेरी नानी हाथ में आ जाएगी, मुझे पता है, ये आप भी जानते हैं। ठीक। तो क्या एक छोटी सी इंश्योरेंस जो जिस एक सरकार ने करी थी, क्या उसको आप कंटिन्यू नहीं कर सकते? क्या ये लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, कोरोना से फाइट कर रहे हैं, मिलिटेंसी से फाइट कर रहे हैं, हर कहीं से कोई पता नहीं कहाँ से गोली आ जाएगी, वो सुबह निकलते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि यूं भी कहिए कि आजकल जिसके पास कोई काम नहीं है वो हमारे खिलाफ थानों में जाके एप्लीकेशनें दे रहा है, हमारे खिलाफ एफआईआर लिखवा रहा है। इस काम में लोग अपने आप को समझते हैं कि संतुष्टि हो जाती है उनको कि आज मैंने फलां पत्रकार के खिलाफ जो मैंने लिखा है, पूछिए मत, जो मैंने उसके खिलाफ डिफेमेशन सूट फाइल किया, खबर लग जाएगी उसको। यानी आप चोरी करें, आप डाका डालें, समाज की जिम्मेदारी आपके ऊपर, आप समाज का काम न करें, बोलना कोई नहीं चाहिए, बोलना नहीं सब चाहिए। खामोश रहने चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी बोल दे, और ये आप जानते हैं कि जो भी आज की डेट के अंदर बोल रहा है, अगर अगेंस्ट थोड़ा सा भी कुछ बोल देता है, इट्स नॉट अगेंस्ट, ये तो हम अपनी सरकार से कुछ डिमांड कर रहे हैं, कुछ एक प्ली कर रहे हैं। असल में मुसीबत ये है कि आपने हमको लोकतंत्र की आदत डाल दी हुई है, हम करें क्या, हम चुप रह नहीं सकते। बस तो वही चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, अमन की अब स्थिति कैसी है? और दूसरा मुझे ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो पत्रकार दोस्त हमारे, सिर्फ पत्रकार दोस्त जितने भी देख रहे हैं, ध्यान से आप अमित जी की बात सुनिएगा, और ये गुजारिश मेरी सिर्फ पत्रकारों से है, इसलिए क्योंकि हम समाज का वो वर्ग हैं जो समाज के हर वर्ग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? हम आपके पास अपनी माइक लेकर आते हैं, हम आपके पास अपना कैमरा लेकर आते हैं, हम आपकी कहानी दुनिया को सुनाते हैं। आपको गली नुक्कड़ में लोग नहीं जानते, हम आपको दुनिया के हर मुल्क, हर देश तक पहुंचाते हैं। आपको आपके घर के लोग ठीक तरीके से नहीं जानते, लेकिन हम अपने कैमरे के ज़रिए, अपनी माइक के ज़रिए आपको हर इंसान से मुखातिब कराते हैं। लेकिन जब ये माइक पकड़ने की ताकत हमारे हाथों की ख़त्म हो जाती है, जब कैमरे से फ़ोटो खींचने की हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, और जब माइक पर बोलने की हमारी हिम्मत ख़त्म हो जाती है, आपके लिए हम आपके खाते से ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए मेरी गुजारिश है पत्रकारों से, अमित जी की बात ध्यान से सुनिएगा कि अमन को अभी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अमन अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। अमन इस वक्त घर से मोबाइल के ज़रिए कुछ थोड़ा बहुत काम कर रहा है, मगर मैं जानता हूँ कि मेरा फ़ोटोग्राफ़र भाई कितनी कमाई करता है। मैं जानता हूँ कि एक फ़ोटोग्राफ़र, एक जर्नलिस्ट के हाथ में जब 4 माइक होते हैं, मैं जानता हूँ कि वो किस घर से आता है। मैं जानता हूँ जब एक पत्रकार के हाथ में आप 4 माइके देखते हैं और आप चिल्ला के कहते हैं कि 4 माइके लेकर पत्रकार घूमते हैं, जनाब, आपकी एक शाम पर जितना खर्चा होता है वो एक पत्रकार की पूरे महीने की कमाई होती है। जी अमित जी। अमन का काफ़ी हद तक काम जो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स है वो काफ़ी हद तक हो चुका है। इसकी रेडिएशन हो गई, इसकी कीमो हो गई, कीमो के बाद इसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसके WBCs वगैरह कम भी हो गए। फिर अभी ये रिकवर कर रहा है उसके ऊपर। ठीक। तो अभी क्या है कि इसका साइड, राइट साइड का पूरा जो जॉ होता है वो सारा रिमूव कर दिया गया है। उसमें कोई दांत नहीं है, कोई सिंपल फ्लैप्स लगे हुए हैं। उसको एडजस्ट होने में अभी 6-7 महीने एज पर डॉक्टर लगते हैं, और रेडिएशन के 1.5 साल तक कोई भी इम्प्लांट नहीं हो सकता। ठीक। तो अगर अभी हम इसको जो भी दे रहे हैं वो केवल लिक्विड्स पे इसको रखा हुआ है, तो ये लिक्विड्स ही इज़ टेकिंग।
अभी ये है कि आप ये लगा के चलिए कि इम्प्लांट्स की आज की डेट के अंदर आपको पता ही है कि 4-5 लाख रुपए का खर्चा वो नॉर्मल वो है। अलग से अभी खर्चा है। तो दिन का लगभग कितना खर्चा होता होगा अमन? देखिए दिन का आप जहाँ पे ये नॉर्मल, अगर हम कहते थे कि पुराने जब नॉर्मल आज से 6-7 महीने पहले तो 100 रुपीज़ का खर्चा होता था। एक नॉर्मल खाना खा रहा है या वगैरह कुछ है तो 100 रुपीज़ हम लेके चलते हैं आज की डेट के अंदर। आज वही जाके इसका 400-500 इस रेंज में आता है। ठीक है। रीज़न बीइंग कि इसका प्रोटीन, एक तो प्रोटीन बहुत महंगा है, जो प्रोटीन डॉक्टर्स बोलते हैं वही हमें इसको प्रोवाइड करना होता है। 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एवरी डे हमें इसको देना ही देना है। प्लस जो भी और जो चीज़ें दे रहे हैं हाइजीनिक करके देना है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा ना जाए ताकि इसके अंदर इन्फेक्शन चला जाए। तो वो चीज़ के लिए हमारे को और ज़्यादा काम करना पड़ जाता है। तो डेली का अगर मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़ोर मार के हम बीच में थोड़ा सा मैनेज करें तो 300 के आसपास वो तो चल ही रहा है इसका अकेले का। प्लस जब हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो उसके टेस्ट होंगे, उसकी फ़ीस होगी, वो तो ऑलरेडी चलती ही रहेगी, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए वो सीधी सी बात है, फिर भी नेचुरली वो कहते हैं ना घोड़ा घास से जारी करेगा तो खाएगा क्या, तो वही बात आ जाती है। तो उसमें डॉक्टर्स की हम ये नहीं कह सकते कि भाई वाई यू आर टेकिंग एंड वाई यू आर नॉट टेकिंग। तो वो जो डॉक्टर जितना कर सकेगा वो करता है, बट वो आपका ये लगा लीजिए कि हर विज़िट में हमारा 2100-2200 रुपया जो है या 3000 रुपये तक चला जाता है। मुझे मिडिल क्लास फैमिली के लिए कितना मुश्किल है ये। और मुझे सबसे मतलब एक खुशी जो दिल को हो रही है वो ये हो रही है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट देखता हूँ तो कहते हैं कि उम्मीद की वो किरणें नज़र आती हैं कि आप पुरुम्मीद हैं, आपको पूरा यकीन है कि अमन जो है इस परेशानी से जल्द बाहर आएगा और अमन को हम दोबारा फील्ड में जल्दी देखेंगे। मेरा सिर्फ एक ही है, मैं यही कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मैं इसको रिकवर कर जाऊँ और उसके लिए मैं मेहनत भी करूँगा, सब कुछ करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आफ्टर दैट ऑल्सो अभी जो आज की डेट के अंदर है, मैं ये